नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो डिप्रिसिएशन पढ़ने चल रहे हैं। और डिप्रिसिएशन के बारे में हम सीधे वीडियो शुरू करने चल रहे हैं। कुछ लोग जो इनिशियल स्टेज पे स्किप कर देते हैं, भैया 1-1.5 मिनट का थोड़ा समय दिया करो वीडियो को समझने के लिए। तो हम डिप्रिसिएशन की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ पहले हम समझ लेते हैं कि जो एसएससी सीजीएल के हिसाब से जो पूरा ये पढ़ाया जा रहा है, सीजीएल की क्लासेस हैं आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि क्लास 11th नहीं ऑलमोस्ट आपका जो है अकाउंट्स का जो सेक्शन है वो 70% के आसपास जो है ख़त्म होने वाला है। और डिप्रिसिएशन के बाद हो जाएगा। उसके बाद छोटे मोटे 2-4 मतलब आपके टॉपिक बिल्स एक्सचेंज और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह बचेंगे। और मेजर पोर्शन आपका अकाउंट्स का हो चुका है। हार्डली 7-8 वीडियोस में आपके अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो ओवर हो जाएगा। डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन का एक पार्ट अभी थ्योरी होगा, एक पार्ट हम जो इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। हालांकि थ्योरी से ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो सिंपली डिप्रिसिएशन की हम बात करने चल रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कई सारे जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कुछ यूज होते हैं डिप्रिसिएशन में। और ये क्वेश्चंस एज इट इज जो है सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे, एक एग्जांपल एक स्टेटमेंट देके एसएससी में। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज कई मिसलेनियस जो आपके वो हैं उसको भी आगे पढ़ाना है टॉपिक्स। तो डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। डिप्रिसिएशन का सीधा और सरल शब्द में जो अर्थ है वो अगर हिंदी के हिसाब से हम समझें तो ह्रास होता है। और डिप्रिसिएशन की हम डेफिनेशन पे चलें और बाकी चीज़ों पे चलें उससे पहले ध्यान पूर्वक एक चीज एक थोड़ा सा सार के तौर में समरी के रूप में समझ लेते हैं। डिप्रिसिएशन और कुछ भी नहीं, किसी भी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना ही डिप्रिसिएशन है। और उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि उसको कब डिप्रिसिएशन जो है यूज किया जाएगा। तो हम सीधे से देखते हैं। जैसे आप किसी भी संपत्ति को देखेंगे जो परचेज की जाती है, ज़्यादातर अपवाद छोड़ के ज़्यादातर जो संपत्तियां परचेज की जाती हैं और आप परचेज करने के बाद जैसे ही दुकान से निकलते हो उस संपत्ति का जो रेट है वो गिरना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मान के चलो कि आप एक नया व्हीकल परचेज करते हो और नया व्हीकल हमने परचेज किया, कोई भी मान के चलते हैं एक कार हमने परचेज की 12 लाख रुपए की। हम शोरूम से लेके निकले, अब चूंकि रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, फर्स्ट ओनर हम हो चुके हैं। अगर हम तुरंत ही निकल के उसी टाइम हम किसी को बेचना चाहेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ जो है कॉस्ट कम हो जाएगी। एटलीस्ट 50,000 60,000 रुपए तुरंत आपको कम करके बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट ओनर से अगला जो भी ओनर होगा वो सेकेंड ओनर होगा। इसी तरीके से स्मार्टफोन, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हो, दुकान से निकलते ही उसका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग फैक्टर्स हैं। ये डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन मैंने बताया संपत्ति के मूल्य में कमी आना, संपत्ति के मूल्य में ह्रास होना ही डिप्रिसिएशन है। और इसके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कई बार इस्तेमाल की वजह से उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, समय के साथ उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, या फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये ऐसी अलग अलग वजहें हैं जो हम पढ़ते हैं। कुल मिला जुला के हमने समझा कि संपत्ति के मूल्य में कमी को ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। और यह व्यवसाय के लिए एक खर्चे की तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक लॉस लॉस और खर्चा थोड़ा अलग अलग टर्म है, लेकिन हम कह सकते हैं कुल मिला जुला के कि ये एक खर्चा ही है जो व्यवसाय के लिए हमारा ट्रीट होगा। और इस खर्चे को हम दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम इस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे की वजह से डालते हैं। क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में एक तो जाता है डिप्रिसिएशन आपका, और चूंकि ये खर्चा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। और दूसरा जो है बैलेंस शीट में असेट्स में से ये माइनस हो जाता है, यानी जो भी संपत्ति है वो आपका क्या है, संपत्ति में से डिप्रिसिएशन आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मूल्य में कमी हुई है तो हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही वैल्यूज जो है बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये कुछ डिप्रिसिएशन की कहानी है। और डिप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। और डिप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन हम देखने चल रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से है डिप्रिसिएशन। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डिप्रिसिएशन है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका प्रोविजन दिया गया है। कई जगह ये पूछते हैं सीधे, तो आपको अलग अलग दे दिए होंगे, AS2, AS3, AS4, AS6 ऐसे करके दिया होगा। तो आपको उसमें बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डिप्रिसिएशन के बारे में बात करता है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज लाइक कि आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कई कई अलग नंबरिंग है और वो अलग अलग पॉइंट्स के बारे में उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप कह सकते हो दीज आर लाइक टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स which generally an accountant follows in order to prepare final accounts, financial statements or in general term for accounting। तो डिप्रिसिएशन का जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है ये बता रहा है कि डिप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट कंजप्शन or the loss of the value of depreciable assets arising from use, effection of time or obsolescence through technology and market change। Depreciation is allocated so as to charge fair proportion of depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of an assets। Depreciation includes amortization of assets whose useful life is predetermined। यानी ये कई सारी चीजें बताए हैं और इस डेफिनेशन को अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन बताया वो सिंपली क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली जो चीजों का है वियर आउट कंजप्शन की वजह से जो संपत्ति के मूल्य में कमी आती है वही है। अब इन सब चीजों को हम ध्यान न देके ध्यान मतलब दे दिया है तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट में हमको समझना है। तो हम सीधे आगे जो है शुरू करते हैं। तो हम देख पाएंगे कि डिप्रिसिएशन पहली बात किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आएगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था? मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि जो अकाउंटिंग रेवेन्यूज हैं, अकाउंटिंग पीरियड की जो रेवेन्यूज हैं वो रेवेन्यूज उसी अकाउंटिंग पीरियड के जो है खर्चों से मैच करानी आपकी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट था, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिप्रिसिएशन पे क्या है एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन को हम इसीलिए चार्ज करते हैं। या आपसे पूछा जाएगा किस कॉन्सेप्ट से मैच करता है, तो भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एक साल में जितना मशीन का जो है या असेट्स का जितना नुकसान हुआ है डिप्रिसिएशन के तौर पे उसको हम चार्ज करते हैं, पीएल अकाउंट में जाता है और वो प्रॉफिट को कम करता है। ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इसका प्रोविजन बनाया जाता है। तो हमने प्रोविजन जब बनाया था तो प्रोविजन के लिए हमने कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ये दिया हुआ है बड़े साफ साफ से, जिसमें कंजर्वेटिज्म और इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कुछ लोग कहेंगे स्क्रॉल करना याद नहीं, याद था। इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका है और ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? डिप्रिसिएशन के जो भी आपके प्रोविजंस बनेंगे वहां पे। अब ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और इस तरीके के ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं, मेथड वगैरह पे है क्वेश्चन। तो अब हम देख लेते हैं कि ये डिप्रिसिएशन हो गया, अब ये क्या क्यों कैसे है। फीचर्स में देखिए, इसके जो फीचर्स हैं डिप्रिसिएशन के, बेसिकली ये कहता है इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो भाई सीधी सी बात है कि जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में जो है संपत्ति का जो वैल्यू है उस वैल्यू में डिक्रीज होगा जो भी डिप्रिसिएशन की वजह से नुकसान हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो भी नुकसान होंगे, खर्चे हैं, तो उसको हम कम ही करेंगे। अगर आपको याद होगा डेटर, तो डेटर में से हम देखते थे कि बैड डेप्ट जब हो जाते थे यानी उतना पार्ट क्या है डेटर का खराब हो गया था, तो जो खराब पार्ट है उसको हम निकाल देते थे। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि डिप्रिसिएशन यानी असेट्स का उतना जो वैल्यू है वो कम हो गया, वो काम की नहीं है, तो उसको हम उतना निकाल देते हैं खर्चा शो करके। तो कुछ इस तरीके से हम इस डिप्रिसिएशन को समझ पाते हैं। और डिप्रिसिएशन को अब जब हम आगे देखेंगे तो आप मान के चलिए कि कोई एसेट्स है, ठीक, कोई भी ये एसेट्स हो गई हमारी। अब ये एसेट्स की कंप्लीट वैल्यू है, यानी 100% क्या है, एसेट्स की वैल्यू है, 100% है। और मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, डिप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि इस्तेमाल की वजह से धीरे धीरे चीजें खराब हो जाएंगी। खराब का मतलब मान के चलो कि आज इतना पार्ट जो है 1 साल यूज हुआ, अब वो खराब हो गया है, यानी इतनी वैल्यू खराब हो गई। तो यानी 100% में से अगर ये 10% वैल्यू खराब इस्तेमाल हो गई है, जो भी है डिप्रिशिएट हो गई, यानी एग्जैक्ट वैल्यू अब हमारे पास कितनी बची, एग्जैक्ट वैल्यू ये बची। तो ये वैल्यू कितनी रह गई, ये वैल्यू रह गई 90% की। तो यही जो 90% है इसको हमको बुक में शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम जब असेट्स शो करेंगे तो असेट्स में से हम क्या करेंगे, 100% दिखाएंगे, फिर माइनस डिप्रिशिएट कर देंगे। कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 10%, तो फिर फाइनल वैल्यू क्या चली जाएगी, 90% चली जाएगी।
कुछ इस तरीके से हमारा डिप्रिसिएशन काम करता है। अगर डेटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेटर माइनस बैड डेब्ट सेम इसी तरीके से काम करता था। कोई भी संपत्ति है उसका जो पार्ट नुकसान हो जाएगा उस पार्ट को हम क्या करते हैं, जो खर्चा हुआ है उसको हम जो है दिखा देते हैं पीएल अकाउंट में, और बाकी चीजें माइनस करके बैलेंस शीट में आपकी जाती हैं। दूसरा जो इसका फीचर है वो है कि जो भी इसमें आप समझो कि समय की वजह से, किसी भी वजह से अगर किसी संपत्ति में जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, ये एटलीस्ट उसको इंक्लूड कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी वजह से अगर संपत्ति का कोई नुकसान हुआ तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। नहीं, अगर किसी संपत्ति पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव टर्म में तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग में। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो जो है अगली बार नहीं करना है। यानी आपको डिप्रिसिएशन से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। और भी दे सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि हमारा डिप्रिसिएशन क्या होगा। डिप्रिसिएशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि संपत्ति हमेशा इस्तेमाल होती है और हर दिन यूज अगर कोई संपत्ति हो रही है तो हर दिन संपत्ति यूज होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें जो है कमी आएगी ही आएगी। तो डिप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस आपका जो है चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमको ये चीज ध्यान देनी है। उसके बाद अगला क्या है इसका फीचर, तो आगे इसके फीचर में हम देख सकते हैं कि इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, यानी ये एक कॉस्ट है जो एक्सपायर्ड हो चुकी है और ये टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस होती है। तो जो कि मैंने पहले भी बताया था कि पीएल अकाउंट में जाता है और पीएल अकाउंट में जनरली जो चीजें जा रही हैं उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है और उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो अगर पीएल में चला गया है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ये है, ये इनकम में से जो भी इनकम होगी टैक्सेबल इनकम उसमें से माइनस करने के बाद ही आया है। और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार ये लोग पूछते हैं कि डिप्रिशिएशन किस तरीके का एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस है या कैश एक्सपेंस नहीं है, या आपको पूछ सकता है कैश फ्लो में जाएगा या नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है कि डिप्रिशिएशन जो है आपका ये नॉन कैश एक्सपेंस है। देखो, डिप्रिसिएशन में आपको किसी को पैसे की पेमेंट नहीं करनी पड़ रही कि लो भाई ये संपत्ति के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं, बल्कि आपने एक बार संपत्ति खरीद ली और उसकी वैल्यू अपने आप कम हो रही है तो आपको किसी को दोबारा पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। आपने संपत्ति के लिए पैसा दिया है, लेकिन आप ये जो नुकसान हो रहा है डिप्रिसिएशन, इसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो। तो डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये कैश फ्लो में भी जाने का इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। और उसके बाद हमारा जो है डिप्रिसिएशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे डिप्लीशन और एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन अभी ऊपर डेफिनेशन में भी आया था। डिप्लीशन की जब हम बात करते हैं, डिप्लीशन बेसिकली एक हमारा रिसोर्स को शो करता है। किसको शो करता है? एक रिसोर्स को शो करता है। और रिसोर्स को जब हम शो करता है, इसका मतलब है डिप्लीशन का मतलब होगा कि जो भी हमारा रिसोर्स होगा उस रिसोर्स की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीज होना। जैसे आप मान के चलो कि एक तेल का कुआं है, तेल के कुएं में से आप लगातार तेल निकाल रहे हो तो धीरे 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 एक टाइम के बाद वो क्या है, खत्म हो जाएगा। कोयले की खदान है, आप लगातार कोयला निकालोगे खत्म हो जाएगा। पहाड़ है, आप पहाड़ तोड़ के जो है सीमेंट बना रहे हो तो धीरे धीरे पहाड़ खत्म हो जाएगा। कुआं है, कितने कुएं जो है पानी जो है मतलब सूख गए। इसका मतलब जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स को आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो धीरे धीरे रिसोर्स क्या है, उस वजह से उनका जो भी वैल्यू है या जो वो आउटपुट देते हैं वो एक टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे हम पेट्रोल वगैरह या सीधी सी बात करें कि जो क्रूड ऑयल वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो यही होती है कि लिमिटेड है और एक टाइम के बाद जो है हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो इनका जनरली जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम इसको बोलते हैं, जैसे माइंस, क्वारीज, ईटीसी, इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। और ये जो है आपके डिप्लीशन यहाँ पे इसको हम कहते हैं। और एमोर्टाइजेशन है, फिर एमोर्टाइजेशन अगला पॉइंट है हमारे पास। एमोर्टाइजेशन का बेसिकली जो मतलब होता है, ये होता है एक राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना, और किसको? जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको राइट ऑफ किया जाता है, और ये एक प्रकार का जो है हमारा खर्चा है। खर्चा क्या, नुकसान कहेंगे।
तो इनको जो है हम देखते हैं कि कोई भी कोई भी इंटेंजिबल असेट्स है हमारे पास, तो इंटेंजिबल असेट्स धीरे धीरे एक पीरियड के बाद जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि किसी इंटेंजिबल असेट्स की जो वैल्यू है वो 10 साल की, तो हमको पता है कि ये 10 साल में जाके खत्म होने वाली है, तो हर साल उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है हम राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे कि जो 10 साल में उसकी वैल्यू, मान के चलो आज किसी संपत्ति की वैल्यू 1 लाख है, 10 साल बाद जीरो हो जानी है, तो हमको पता है कि हर साल 10,000 रुपये कम हो रहा है। तो अगर हम सीधे 10वें साल 1 लाख माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा बर्डन पूरे अकाउंटिंग सिस्टम पे पड़ेगा, और जो कि उचित भी नहीं है। तो जब हमको पहले से पता है कि ये जो ये 1 लाख रुपए हैं और 10 साल में जीरो होंगे, तो हर साल हम उसको बराबर बांट दें, यानी हर साल 10,000 10,000 10,000 हम पीएल अकाउंट में लेके जाने लगे, उसको राइट ऑफ करने लगे, जिससे कि जो हमारा ओवरऑल बर्डन है वो हर साल इक्वली पड़ गया और अकाउंटिंग पे गलत इम्पैक्ट या गलत बर्डन नहीं पड़ा। तो ये हमारा जो है आप कह लिए कि एमोर्टाइजेशन है। तो एमोर्टाइजेशन और इसमें हमने जो है देख लिया डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन और हमारा डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन के कारण क्या क्या है, किस वजह से, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन क्या वजह है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन होता है। तो कॉजेज में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला है वियर एंड टीयर ड्यू टू यूसेज और पासेज ऑफ टाइम। यानी जनरली आप किसी चीज को इस्तेमाल करोगे तो वियर टीयर होगा और समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं एक गाड़ी की, तो एक गाड़ी आप जनरली जब शोरूम से निकालते हो तो उसकी अलग कंडीशन होती है, एकदम शाइन करती रहती है, हर एक चीज एकदम न्यूली, और धीरे 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 जैसे यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से वो घिस जाती है या इस्तेमाल हो जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या आप व्हीकल बहुत कम ही यूज कर रहे हो, ला के उसको घर पे रख दिए, तो भी समय के साथ साथ, क्योंकि उसकी 10 साल 15 साल फिक्स लाइफ है, तो उसके लिए उस हिसाब से जो है उस समय पास होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हमारा जो है आया, और इसमें बेसिकली फिजिकल डिटोरेशन, यानी जो भौतिक रूप से उसकी जो है क्षति पहुंचती है। जैसे कोई बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग जो है धीरे धीरे जर्जर होने लगती है कई साल पे, तो वही उसी तरीके से। फिर है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स हो सकते हैं किसी जो है चीज को इस्तेमाल करने को, और लीगल राइट्स जब आपके पास एक्सपायर कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो डिप्रिशिएशन हो गया। मान के चलिए कि जो इस तरीके के हमारे पास हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, लीज है, ये सारी चीजें क्या है कि आपको एक टाइम के लिए होती हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं, और अगर ये जब एक्सपायर करती हैं तो आपका क्या है, पूरी तरीके से खत्म हो गया जो वैल्यू रहती है। तो इसी को अभी हमने पढ़ा कि 10 साल के लिए आपके पास पेटेंट है किसी चीज को बनाने का, तो आप 10 साल में पेटेंट है, 10 साल तक ही उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद तो खत्म हो जाना है, तो इसीलिए हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। फिर ऑब्सोलेंस, यानी वो मतलब ऑब्सोलेंस का आप कह सकते हो आउट ऑफ डेट हो गई, आउटडेटेड हो गई, और वो अब किसी मतलब की नहीं रह गई। ये कई कारण की वजह से हो जाता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल में चेंज हो गया, और प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गए, ठीक है, और मार्केट डिमांड चेंज हो गई, या लीगल चीजें चेंज हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, अब मान के चलो कि सैमसंग का कोई फोन है, ठीक है, अब सैमसंग का जो आज का फोन है क्या आज से 4 साल बाद सेम रेट पे बिकेगा? नहीं। जो 4 साल पहले फोन जिस रेट पे था आज रेट पे बिकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अब आप देखोगे पहले वो डब्बे वाली टीवी आया करती थी, अपने टाइम पे 20,000 रुपए की, 15,000 की, 20,000 रुपए की बिकती थी। आज की डेट में क्या कोई उस टीवी को 20,000 रुपए में खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गई। आज उसे उसी रेट में, उससे क्या 8,000 10,000 में बहुत अच्छी टीवी मिल जाएंगी, उससे उनकी टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होंगी। तो इस वजह से अब जो उसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई, आउट। फिर है किसी प्रोडक्शन मेथड में जो है इंप्रूवमेंट हो जाने की वजह से जो है आउट ऑफ डेट हो गई। तो प्रोडक्शन मेथड का, जैसे आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक जो पैटर्न है वो अलग है, और नए चीज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन का जो मेथड है वो एडवांस्ड है, इम्प्रूव्ड है। तो अब उस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना मेथड है वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, और वस्तुओं में जो है जो आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से पुराना है वो डिप्रिशिएट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास जो है कोई कपड़ा बनाते हैं तो पूरा हैंडमेड प्रोसीजर वगैरह था। अब लेकिन आपके पास बढ़िया मशीन आ गई, वो सारी चीजें एकदम बढ़िया ढंग से कर रही है, तो पुराने की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन अगर जो है इम्प्रूव्ड है तो सीधी सी बात आप किसी मेथड पे तभी शिफ्ट करोगे जब वो इम्प्रूव्ड है। तो इम्प्रूव्ड है तो उसकी जो क्वालिटी होगी, फिट एंड फिनिश होगा, वो कहीं ज्यादा अच्छे से दे पाएगी। तो ऑटोमेटिक जो है पुराने से जब बेटर हो जाएगी तो आपका जो है पुराना वाला वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर किसी असेट्स का पर्टिकुलर जो है मार्केट में उसकी डिमांड वगैरह अगर चेंज हो जाए, जैसे मान के चलो कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड है, मान जमीन का एग्जांपल लेते हैं कि कहीं हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ डेवलप होने वाला है,
उसकी मार्केट प्राइस अचानक से बढ़ गई, पर पता चला कि नहीं नहीं ये तो है ही नहीं वहां पे, तो फिर क्या उसकी वैल्यू गिर जाएगी। और इसी तरीके से होता है कि किसी भी एसेट्स की डिमांड जैसे घटने लगती है तो उसकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। जैसे अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में देखो, किसी व्हीकल की बहुत डिमांड है, जैसे टोयोटा का एग्जांपल आप लो, तो टोयोटा की इनोवा, टोयोटा की फॉर्च्यूनर कितनी ज्यादा रीसेल वैल्यू क्या है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एसेट्स की रीसेल वैल्यू में डिमांड है रीसेल मार्केट में। पर अगर हम बात करते हैं टाटा की, ठीक है, और गाड़ियों की बहुत कम है, क्यों? क्योंकि रीसेल मार्केट में उसकी उतनी डिमांड नहीं है। फिर हम बात करते हैं लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन, तो कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से जो है जो असेट्स की वैल्यू कम हो जाए लीगली। मान के चलिए लीगली किसी चीज पे रोक लग गई, बैन लग गया, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो आप एग्जांपल लो, दिल्ली में क्या है, 10 साल से पुराने जो डीजल व्हीकल हैं वो नहीं चल सकते हैं। तो अचानक से आप देखो कि जो जब ये नियम आया तो सीधे सीधे जो है जो 10 साल के व्हीकल्स थे उनकी वैल्यू क्या हो गई, तुरंत कम हो गई, तुरंत गिर गई। क्यों? क्योंकि भाई जो लीगल डिस्क्रिप्शन थे, जो लीगल चीजें थी वो उस हिसाब से आ गई और उनकी वैल्यू अचानक से कम हो गई। फिर एबनॉर्मल फैक्टर्स हैं, तो जैसे कहीं आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, इस वजह से संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचता है तो उससे भी उनकी वैल्यू क्या है, डिप्रिशिएट हो जाती है। अब हमारे पास जो है इसका नीड फॉर डिप्रिशिएशन का है, तो नीड फॉर डिप्रिशिएशन है, सीधी सी बात है कि डिप्रिशिएशन की जो नीड है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, लीगल है, और जो ट्रू एंड फेयर व्यू है बैलेंस शीट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम इसको करते हैं। और कंसिडरेशन ऑफ टैक्स वगैरह सारी चीजें कर ली गई हैं। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्लायंस विद लॉ, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो कॉस्ट ऑफ असेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ और डिप्रिसिएबल कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यही सारी चीजें हैं। इसको अभी हम बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट होगा। इसके बाद देखो कोई भी डिप्रिसिएशन होगा कितना होगा, सीधी सी बात यह है कि आपने जितने का परचेज किया, क्या किया है, परचेज किया है, परचेज किया, परचेज अमाउंट, और इसमें से हम कह लेंगे, मान के चलिए कि जो जब डिप्रिसिएशन का टाइम पूरा हो जाएगा, असेट्स का टाइम पूरा हो जाएगा, तब उस टाइम पे क्या वैल्यू बचेगी वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक हिसाब से हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, बची हुई कीमत, और कितने साल में होगा, टाइम पीरियड, ठीक। तो टाइम पीरियड हमने ले लिया, और ये जो बचेगा यही हमारा जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। उदाहरण के तौर पे हम समझ के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमने एक 10 लाख रुपए की कार खरीद ली, और 10 लाख रुपए की जब हमने कार खरीदी तो हमने पाया कि जब हम इसको बेचेंगे, यूजफुल लाइफ इसकी 10 साल है, 10 साल बाद लीगली जो है ये किसी काम की नहीं रह जाएगी रूल की वजह से, तो स्क्रैप में जाएगी। स्क्रैप वैल्यू इसको स्क्रैप वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो होगी उस टाइम पे 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। अब आपको डिप्रिसिएशन निकल जाएगा, तो देखो आप कितना है, 10 लाख रुपए ये है और 1 लाख रुपए इधर, यानी 9 लाख रुपए आपके क्या हैं, पूरी तरीके से डिप्रिशिएट हो जाएंगे। कितने साल में डिप्रिशिएट होंगे? 10 साल। तो यानी हम कह सकते हैं कि 90,000 रुपए, ये एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू समझाने के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो अभी इसको हम समझ लेते हैं। यानी 90,000 रुपए हमारे पास हर साल डिप्रिशिएट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हमने पाया कि जनरली ये क्या है, इतने का परचेज किया, इतने का जो है हमने स्क्रैप वैल्यू बचेगी 10 साल बाद, तो हमारे पास क्या है, 9 लाख रुपए डिप्रिशिएट हो जाएंगे सिर्फ 10 साल में। और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमने निकाला तो 10 साल और ये कर लिया, तो हमारा जो है ये अमाउंट आ गया। स्ट्रेट लाइन का एक जनरल अभी बता रहे हैं, स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीएम आगे बताते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीएम मेथड दो मेथड हैं, और इन दोनों मेथड को हम कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब होता है एसएलएम जिसको हम बोलते हैं, और डब्ल्यूडीएम यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड।
अब देखो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड सिंपली जो भी हमने ऊपर का पिछला एग्जांपल दिया था वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इसमें सिंपली क्या होता है, बड़ी आसानी से निकलता है। इसमें जो अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन का हर साल, फिक्स अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन का हर साल, ठीक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इसमें जो असेट्स की वैल्यू है वो जीरो की जा सकती है। ये एग्जांपल पूछा जाता है कि किस मेथड में जो असेट्स की वैल्यू जीरो की जा सकती है, तो वो आपका ये है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी जो असेट्स की वैल्यू है वो जीरो की जाती है। दूसरा इसका फायदा है कि ये आपका जो बहुत ही सिंपल मेथड है, क्या है, सिंपल मेथड है। और इसमें जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो बेसिकली हमने वही लगाया कि परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन जो आपका टाइम पीरियड होगा, जितने टाइम पीरियड के लिए, तो आपका जो अमाउंट निकलेगा, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में 90,000 निकला, तो 90,000 निकल गया, यानी हर साल डिप्रिसिएशन 90,000 ऐसे लगेगा अगले 10 साल तक, और 10 साल में असेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक जो है जितनी आनी थी वो हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम बोलते हैं, और हमने बताया सिंपल है, स्क्रैप वैल्यू जीरो तक जा सकती है, हर साल डिप्रिसिएशन में सेम अमाउंट चार्ज होता है, तो आपको बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, और ये उन असेट्स के लिए यूजफुल होता है जहां पे उनकी लाइफ को एस्टिमेट आसानी से किया जा सके कि यहाँ इतने साल ये चलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कमियां। तो देखो इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि ये कहते हैं कि भैया हर साल सेम रेट से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या ये सही बात है कि हर साल सेम वैल्यू से डिप्रिसिएट होगा? नहीं, क्योंकि मशीन जब नई है तो ज्यादा क्षमता है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, और ठीक है डिप्रिसिएशन उस हिसाब से लगेगा, लेकिन पहले साल में मशीन जितना काम कर रही है, जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लास्ट के टाइम पे भी उतना काम करे। तो इसलिए जो डिप्रिसिएशन होगा वो उस हिसाब से वेरी करता है, पर इसमें हमने सेम टाइम रखा। मान के चलो शुरुआत में कोई मशीन है, वो अच्छी क्षमता में है, और वो 15-15 घंटे जो है प्रोडक्शन का काम कर लेती है, लेकिन अगर वो मशीन धीरे धीरे 8 साल 10 साल पुरानी हो गई तो 15 की जगह हो सकता है 6 घंटे ही चल पाए, क्योंकि उसके बाद वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से उसको उतना ही यूज किया जा रहा है। तो आप देखो कहीं ना कहीं पहले साल अगर 15 साल और लास्ट के 9वें साल जो है 15 घंटे, और लास्ट के साल जो है 6 घंटे काम कर रही है, तो 9 घंटे का काम करने का डिफरेंस है, लेकिन जो हमारी डिप्रिसिएशन की वैल्यू है वो सेम है। इस वजह से कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। तो इसका जो काट निकाला हमने वो यहाँ पे निकाला रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, और इसमें बेसिकली हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज रहता है। क्या है? परसेंटेज। और ये कैसे लगता है भाई साहब? तो परसेंटेज में बेसिकली एक फिक्स आप परसेंटेज कर लेते हो कि भैया इस असेट्स पे हम 10%, 5%, 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आप उसमें क्या करते हो कि हर साल उतना, जितने की संपत्ति है उतना पोर्शन आप जो है डिप्रिशिएट कर दोगे परसेंटेज लगा के। अब ये कैसे होगा, ये टेक्निकल टर्म है, इसको थोड़ा सुनते हैं तो हमको और आसानी से समझ में आएगा। तो हम देख पाएंगे कि जो आपका WDM मेथड है, मान के चलो कि आपके पास संपत्ति है 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख रुपए की। तो WDM ने बता दिया कि इस पे जो डिप्रिशिएशन लगेगा 10% लगेगा। अब जब 10% डिप्रिसिएशन लगेगा तो सिंपली पहले साल की डिप्रिसिएशन क्या होगा, पहले साल जो है 10 लाख का 10% हो जाएगा, ठीक। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख, और ये माइनस हुआ, आ गया। अब यानी अगले साल के लिए संपत्ति की वैल्यू कितनी बची? 9 लाख। अब फिर हमको क्या 10% लगेगा इस पे, फिर 10% लगेगा जो वैल्यू बची है, यानी अगले साल का। ये मान के चलते हैं हम कि 2012 का है, तो 12 में इस बुक वैल्यू पे लगा, 13 में अब जो बुक वैल्यू है ये उस पे लगेगा, तो 13 में बुक वैल्यू कितनी है? 9 लाख। तो 9 लाख पे 10% लग जाएगा, तो 9 लाख पे 10% लग गया तो 90,000 आ गया, और फिर वैल्यू बची 8,10,000। अब ये वैल्यू कब की है? 2014 की है। तो 2014 में अब क्या होगा डिप्रिसिएशन? फिर बुक वैल्यू पे लगेगा। अब बुक वैल्यू कितनी है? 8,10,000। तो इस पे क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन? 81,000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख पाओगे कि जो हमारा ये डिप्रिसिएशन लग रहा है वो किस पे लग रहा है? वो लग रहा है हमारा जो बुक वैल्यू है किसी भी असेट्स की, उस पे लग रहा है। तो यानी
जो बुक वैल्यू आती जाएगी उस पर डिप्रिसिएशन लगता जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये परसेंटेज फिक्स है। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड से ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो हर साल जो है डिप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो रही है, और ये डिप्रिसिएशन की वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रही है कि संपत्ति की वैल्यू कितनी है। तो अगर संपत्ति में क्षमता है, संपत्ति की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा डिप्रिसिएशन, और धीरे धीरे जैसे उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कम होती जा रही है, तो वैसे वैसे डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, कम होता जा रहा है। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जब आप कभी कार या बाइक का इंश्योरेंस कराते होगे तो आप देखते हो कि नई का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आईडीवी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आईडीवी वैल्यू कम होती जाती है, आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कम होता जाता है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड था, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी हमने देख लिया, और इसमें जो है एडवांटेजेस हमने देखे कि ये ज्यादा रियलिस्टिक एजम्पशन पे है, और इसमें क्या है, डिप्रिसिएशन का जो खर्चा है पीएल अकाउंट पे वो बराबरी से पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत इम्पैक्ट पड़ रहा हो, और इनकम टैक्स भी इसको एक्सेप्ट करती है इस मेथड को। और जो बड़ा प्रोपोर्शन होता है वो इनिशियल स्टेज में, यानी जब क्षमता ज्यादा होती है मशीन की, उस साल जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे इधर आप देखो कि 1 लाख के बदले 81,000, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ जो है 19,000 का अंतर तो हमको साफ साफ दिख रहा है। तो यानी बड़ा प्रोपोर्शन इनिशियल स्टेज में ही राइट ऑफ हो जाता है। धीरे धीरे देखोगे वैल्यू काफी कम हो जाएगी, तो यानी लास्ट के स्टेज पे बर्डन काफी कम पड़ेगा। और ये वहां पे ज्यादा फिक्स, ये ज्यादा ऐसी जगह सूटेबल है जहां पे मशीन की वैल्यू लॉन्ग टर्म होती है, लाइफ लॉन्ग टर्म होती है, और बीच बीच में रिपेयर होती रहती है। तो वहां पे जो है ये वैल्यू, ये जो मेथड है ये ज्यादा आपका कारगर साबित होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो है क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहली बात है कि इसमें जो असेट्स की वैल्यू है उसको जीरो नहीं किया जा सकता है, और दूसरी इसकी प्रॉब्लम है कि जो एग्जैक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको जो है आपका असरटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे पास। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी, और इसके बाद आप एनसीईआरटी में से बेसिक आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीएम का जो है क्या जो है डिफरेंस है। जैसे कि पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन लगता है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है, यानी इनिशियल कॉस्ट जो थी उसी कॉस्ट के बेसिस पे आपका डिप्रिसिएशन लग गया। ऑन द अदर हैंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपका बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू देखो हर साल बुक वैल्यू चेंज हो रही है, यानी इसमें जो डब्ल्यूडीएम में आपका मेथड लग रहा है वो हर साल चेंज होके लग रहा है जो बुक वैल्यू आई है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार जो इनिशियल कॉस्ट थी जिसपे लग गया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट, बस उसी पे लग रहा है। उसके अलावा एसएलएम आपका फिक्स्ड है, हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स है। डब्ल्यूडीएम में हर साल जो है इंस्टॉलमेंट चेंज हो रहा है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो डिप्रिसिएशन, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन और रिपेयर्स का जो बर्डन है, तो क्या वो बराबर पड़ता है एसएलएम में? नहीं, एसएलएम में अनइक्वल है। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूडीएम में ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हमने बताया जो चीजें ऐड होंगी उस बेसिस पे वो सारी चीजें इंक्लूड करके डिप्रिशिएट की जाएंगी। और किस मेथड को इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इसमें बताए जा रहे हैं। तो रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स लॉ, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है एसएलएम, उसको इनकम टैक्स नहीं रिकॉग्नाइज करता है, डब्ल्यूडीएम को इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है। तो आपका एसएलएम जो है टैक्स वाले इसको जो है इनकम टैक्स नहीं रिकॉग्नाइज करता है, और आपका जो डब्ल्यूडीएम है इसको जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उसको ये क्या है, रिकॉग्नाइज करती हैं। और सूटेबिलिटी, तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ऐसी जगह पे सूटेबल है जहाँ पे मशीन की लाइफ आपको इजी है फिक्स करना, जहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू पता है कि 0 होगी और ऐसे होगी इस टाइम से, यानी जहाँ पे आप चीजें असरटेन कर पाते हो वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड जो आपकी डब्ल्यूडीएम है, तो लॉन्ग टर्म मशीन जो होंगी जिसमें रिपेयर्स वगैरह की कॉस्ट भी इंक्लूड होती रहेगी, उन सब मशीनों में आपका डब्ल्यूडीएम जो है काम करेगा। अब ये क्या कैसे, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आपका थ्योरी पार्ट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एसएससी में यहाँ से मिल जाएंगे, और हम जो कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बचेंगे, जैसे कुछ मेन टॉपिक्स हो गए, उसके अलावा जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनिशियल स्टेज में जो मैंने पढ़ाया एक ही करके पढ़ाया है, उसका रीजन ये था कि पहले आप एक बार जो है अकाउंटिंग के पूरे प्रोसीजर से आप यूज टू हो जाओ, आपको जानकारी हो जाए, तब आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा, नहीं तो आप शुरू में कंफ्यूज ज्यादा होगे, समझ में
कम आएगा। तो वो सारी आगे की वीडियोस के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।